चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 10 और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। टॉपिक क्या है आपका? सेल। सेल आपने पहले पढ़ा ही होगा 10th क्लास में, है ना। सबसे पहले कहाँ पढ़ा था? सेल ही तो पढ़ा था। सेल क्या होता है बताओ? एक उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। यूज किस लिए करते हैं सर्किट में? करंट को फ्लो कराने के लिए, डीसी करंट को फ्लो कराता है ना। और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से जो आपका बिगर लाइन होती है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक और चीज सीखा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बनाता है? एक बैटरी को बनाता है। ठीक है, मतलब अगर ढेर सारे सेल को अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन गया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, क्या बन जाएगा? एक बैटरी बन जाएगा, है ना। ये सब उन्होंने बेसिक पढ़ा था 10th क्लास में। ये अभी क्या है? अभी एक सेल। ठीक, चलो। The electromotive force, इसको EMF भी कहते हैं, the potential difference across the terminal of a cell when it is not delivering any current is called EMF of the cell. तो हर बार आपको एक सिंबल मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे E। E का मतलब क्या है? ये भी तो वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट करता है या पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो E क्या होता है? जब ये आपकी जो सेल है वो ओपन सर्किटेड है, मतलब कि अभी कोई करंट को फ्लो नहीं कर रही है सर्किट के अंदर। ओपन सर्किट का मतलब होता है, जैसे मान लो एक रजिस्टिव सर्किट बना रहा हूं मैं और मैंने यहाँ पर एक की लगा दिया और बगल में एक सेल लगा दिया। ठीक है, आप समझिए की क्या काम करती है? एज अ स्विच काम करती है। क्या कर रही है? एज अ स्विच काम करती है। स्विच का काम क्या होता है? सर्किट को ऑन करना या ऑफ करना। ऑन करते हैं तो कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ऑफ कर देंगे तो नहीं करेगा। तो की आपकी इस समय किस फेज में है? ये इस समय ओपन है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो सकता है इसके थ्रू। तो इस समय जो वोल्टेज होगा अक्रॉस ये जो सेल है इसी को कहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है आपको भी पता है कि दो रॉड होती है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ठीक, और क्या होता है बीच में? एक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। यस सर। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है भाई? एक मीडियम ऑफर करता है ताकि जब सर्किट इसको हम जब क्लोज सर्किट में कनेक्ट करें तो क्या होगा? करंट फ्लो करेगा कैथोड एनोड से होके, और उसके लिए बीच में जो रास्ता है वो कहां से पास होना है? उसको इस इलेक्ट्रोलाइट से। मैं बहुत डीप में आपके केमिस्ट्री में जाऊंगा, जितना काम का उतना बताऊंगा। तो ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि जब चार्ज फ्लो होगा, पहले बताओ मुझे कि कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कैथोड पे पॉजिटिव होता है और एनोड पर नेगेटिव। ठीक, तो इसका मतलब क्लियरली है कि यहाँ पर अगर मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाना होगा? इस इलेक्ट्रोलाइट से होके जाना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? अपोजिशन ऑफर टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसके वजह से आपकी बैटरी गर्म भी होती है और आपका जो सप्लाई करने वाला जो पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है आपके एक्चुअल पोटेंशियल से। तो जब तक करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है? ईएमएफ कितना आ रहा है? ई। तो ईएमएफ और पोटेंशियल से डरना नहीं, एक ही बात हो रही है। ठीक, अब जो रिडक्शन आता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? होना क्या चाहिए? अब मैंने क्या देखा? मैंने वोल्टमीटर लगा दिया। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं बेटा। अब ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये क्लोज हो गया। की को मैंने यहाँ पे डॉट दिखा रहा है, समझिए क्लोज सर्किट हो गया। ठीक है, क्लोज। तो मतलब करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो हमेशा जो वोल्टेज है सप्लाई कर रहे हैं, जो वोल्टेज, जैसे अभी आपकी एसी चल रही है तो उसमें देखिए वहां पर एक स्टेबलाइजर लगा हुआ है ना, तो वो आपको कंटिन्यूअसली एक रीडिंग दे रहा है, इनपुट कितना हो रहा है और आउटपुट कितना जा रहा है ना। तो आपको आउटपुट मतलब हमारा यहाँ पर लोड के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है, ठीक, मैंने इनपुट कितना दिया? ई, और लोड के पास जब मैंने यहाँ पर ऐसे वोल्टमीटर लगा के चेक किया पैरेलली, तो मैंने ये पाया कि वोल्टेज आपका रिड्यूस हो गया और वहां पे वोल्टेज कितना आ गया? V, एंड V इज नॉट इक्वल टू E। यहाँ क्लियरली ये समझ में आया मुझे, V इज नॉट इक्वल टू E, बट मैं चाहता क्या था कि V इक्वल टू E हो जाए। ठीक है, तो जो हमारा लॉस हो गया वो लॉस हुआ कहां पर? तो लॉस इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हुआ। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक, मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? कैपिटल I।
तो ओम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा across this electrolyte will be equal to I into smaller, है ना? तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप will be equal to I into, तो इसका मतलब है कि जो टोटल पोटेंशियल होगा वो आपका E बराबर जो सप्लाई का पोटेंशियल दैट इज V प्लस I स्मॉल r, इन दोनों का सम करेंगे, है ना? इसका मतलब है ये हमारा लॉस है, ये क्या हो रहा है? लॉस ऑफ पोटेंशियल। तो अगर मुझे V का इक्वेशन लिखना है तो मैं V इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? यहां से ऊपर जा रहा हूं, मैंने अभी ये सारी चीजें दोबारा से बतानी है, आगे भी बतानी है, मैंने स्टार्टिंग में सब बता दिया ताकि आपको आगे की चीजें आसान लगे और लगेगी भी। तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा? E माइनस, इसी को जनरल इक्वेशन कहते हैं। प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है? यही देखो इतना आसान है ना इक्वेशन, आसान लग रहा है ना? आसान लग रहा है क्योंकि आपको ये सारी नॉलेज मैंने आपको गेन करा दी। ठीक, अब पढ़ के देखते हैं, मिटा दें? यस सर। चलिए, तो जो चीजें यहाँ पे हैं ये सर्किट रहने देते हैं, जहां जगह है उसको रहने दो, बीच में जो चीजें हैं जो ऊपर ओवरलैप कर रही हैं उसको मिटा देंगे। ठीक, ठीक है, बाकी रहने दो, काम आएगा तुम्हारे। ठीक है, चलो, तो तुम्हें बैटरी का स्ट्रक्चर पहले से पता था, मैंने दोबारा से सिखा दिया। तो द एनर्जी गिवन बाय द सेल इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना कम ड्रॉप होगा, पोटेंशियल उतना कम आपका रिड्यूस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे लिए। फिर मेटल ऑफ द इलेक्ट्रोड, जो आपने इलेक्ट्रोड्स यूज किए हैं वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं? जो हाईली कंडक्टिव होगा, ज्यादा चार्ज को कैरी कर सकता है, वो ज्यादा बेहतर माना जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, EMF डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस कितनी है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मतलब ये कैथोड एनोड के बीच में कितनी दूरी है, फर्क नहीं पड़ता है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी है, फर्क नहीं पड़ता है। और साइज ऑफ सेल, उसमें भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उससे पोटेंशियल का कोई लेन देन नहीं है, वो बात अलग है। चार्ज की बात करेंगे तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, हम सिर्फ पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल को फर्क नहीं पड़ता है। अगर पोटेंशियल एरिया पे डिपेंड करता तो सोचो, छोटी सी बैटरी होती है वो भी 12 वोल्ट की हो सकती है, और बड़ी सी बैटरी होती है वो भी 12 वोल्ट की हो सकती है। कभी देखा नहीं? बाइक की बैटरी है ना, होती है ना? और आप नॉर्मली कोई बैटरी खरीद लो, उसकी साइज अलग होगी। तो हम जो साइज चेंज होती है वो कैपेसिटी ऑफ चार्ज कितना होल्ड करना है, कितने घंटे चलेगी वो बैटरी, ये फर्क इसमें वेरिएशन आता है, उसके वोल्टेज में वेरी नहीं आता है। अगर कभी मार्केट में जाओगे तो दो चीजें आपको मिलेगी, एक आपको बैटरी मिलेगी और एक आपको बैटरा मिलेगा। हाँ, दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा देसी शब्द है ना? कहेंगे बैटरा ले लीजिए सर, और कहेगा एक आदमी कहेगा बैटरी ले लीजिए। दोनों में अंतर कहेंगे कोई अंतर नहीं है सर, दोनों बराबर ही है। लेकिन एक्चुअल में होता है बड़ा लोचा। बैटरा में क्या प्रॉब्लम आती है? बैटरा भी आपका 150 एच लिखा रहता है ना? लेकिन कितने घंटे चलेगा ये नहीं बताते वो आपको, उसकी कैपेसिटी और चार्ज कम होती है। ठीक, तो उससे जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो लो रहता है हमेशा। ठीक, और जो बड़ी बैटरी होती है, जो आपके एक साइड के दोनों आते हैं, एक बैटरा भी आता है रेड कलर का आता है और एक बैटरी भी आती है ना, वो ब्लू कलर की आती है। ठीक, तो आपकी ब्लू वाली जो बैटरी होती है वो ज्यादा देर तक चलती है, तो उसमें क्या कर दिया, कैपेसिटी ऑफ चार्ज ही तो चेंज हो गई। तो लेकिन दोनों में बैटरी का जो पोटेंशियल है उसमें कोई चेंज आया? आंसर इज नो, बिकॉज EMF डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया और साइज। ठीक है, फर्क में समझ में आ गया ना? चलिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी ज्ञान दिया, तो पढ़ के आसान लगेगा आपको। देखिए, ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, बताया मैंने शायद कुछ ऐसे भी बताया था। इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है, मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। Distance between the electrode increases, so R increases. ठीक है, area dipped in electrolyte increases, so R decreases. क्योंकि ज्यादा आसानी से फिर क्या हो जाएगा? नहीं बच रहा? कोई दिक्कत? चलो बताओ अभी तक। चलिए आगे बढ़ते, तुम सोचते रहना, हम पूछेंगे फिर से जो इक्वेशन लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेंगे तो R इंक्रीज करेगा। ठीक है, अपोजिशन ऑफर्ड आपका
इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीजेस सो आर डिक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आर डिक्रीज करेगा। ठीक, ये आपका एक सर्किट है जिसमें ये दिखाया गया है, ये स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपका सिंपल आपका जनरल आपका सर्किट में ऐसा ही दिखेगा। ठीक, कई बार क्या करेंगे सर्किट के अंदर इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये बताने के लिए कि बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस है तो ये बैटरी का ही पार्ट है। ठीक है, ये समझ के चलना। ठीक, चलो आगे बढ़े। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी मैंने बता दिया ऑलरेडी, जो मैंने इक्वेशन बना के आपको ये प्रूफ किया था ना, ये मैंने पीछे ही एक ही लाइन में बता दिया था, अब ये सब आपको आगे मिलेगा। When current is drawn through a cell or current supplied to it, then the potential difference across its terminal is called terminal voltage। जब करंट फ्लो करता है तो आपका जो वोल्टेज, जैसे यहाँ पे सर्किट देखो सेम सर्किट बनी हुई है। ठीक, when I current is drawn from the cell, then terminal voltage is less than its EMF, इससे कम होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसको रटने की जरूरत पड़ेगी अब? क्लियर है ना, ऐसा क्यों हुआ? ठीक, चलिए इसकी जरूरत तो थी नहीं वैसे, फिर भी हाँ कोई दिक्कत? ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट और डायमेंशन। डायमेंशन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे पोटेंशियल का? कैसे निकालते हैं डायमेंशन? अगर याद नहीं है किसी को, V इक्वल टू होता है W बाई Q। W क्या होता है बताओ? ml2t माइनस 2, नीचे क्या जाएगा? AT, क्या आ जाएगा बताओ? mlt माइनस 3 a माइनस 1। हाँ L2 भी तो रहेगा, M1 तो है, सेम वैसे में L की पावर गलत थी, बगल में लिखी थी उधर पे। ठीक, परफेक्ट हो गया, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है बेटा, ये एनिमेशन समझना है क्या कुछ? इसमें कोई डाउट है? सिंपल है ये तो। When cell is discharging, पहला केस, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ना। ठीक है, करंट इनसाइड द सेल इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। गलत पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग ने ही तो आंसर बताया था इतना अच्छा। देखो अब यहाँ से डायग्राम, कलाकारी का मौका मिलना चाहिए। ठीक, ये क्या है तुम्हारा? कैथोड, और ये क्या है? एनोड। तुमने ही सिखाया मुझे, ये नेगेटिव होता है, ये करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तुमने ही तो सिखाया सब। ठीक है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। सही है गलत है? अरे बताओ ना मुझे। सर ये गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है बताओ? करंट फ्लो ऊपर से होगा, यहां पर गलत है। ये सर्किट के बाहर की बात हो रही है। हाँ, वही तो था। सर्किट के, यही तो नॉलेज की टेस्टिंग है। और क्या पढ़ रहे हो तुम? यही केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री भी नहीं आती है कदों? तुम नहीं तो सही बताया, बाकी सब क्या कर रहे हैं? घास चटने आया हो? केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो पूरा अंदर डिप नहीं होता है। अच्छा डिप तो है, ये देखो ना। डिप नहीं होता है। अरे कहाँ, ये पूरा डिप किया हमने, इतना ही तो किया है। सिर्फ सरफेस पे टच होता है। अरे सर हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। ये नशे में है। सही पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चुप रहे भाई तू, नहीं तो सारे बच्चों को फिजिक्स बुलवा देगी। तो उसमें सॉल्ट ब्रिज बनती है ना दीदी। वही तो। चलो देखो देखो देखो, कोई बात नहीं, भूल जाओ, हमने कुछ बोला नहीं। केमिस्ट्री सब अच्छी है तुम्हारी, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ो। अब जब डिस्चार्जिंग होती है तो बैटरी से हम चार्ज कंज्यूम कर रहे हैं, है ना? करंट कहाँ से फ्लो होगा? ऊपर से। ठीक है, अब ये सर्किट बनी हुई है तो यहाँ सर्किट में क्या होगा? यही तो करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव। तो करंट क्या हो जाएगा? I is equal to V by R इक्विवेलेंट। और अगर ध्यान से देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में है। हाँ। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? E अपॉन R प्लस R। तो इक्वेशन वापस से घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं। सारा डेरिवेशन मैंने पहले करा दिया था एक लाइन में। क्लियर है? स्टेप वाइज चेक करो। IR क्या हो गया? पोटेंशियल अक्रॉस लोड।
V प्लस आई आर बन गया। अगेन आई आर को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू ई माइनस, पहले ही तो करा दिया, ठीक है। When current is drawn from the cell, potential difference is less than the EMF of the cell. Greater is the current drawn from the cell, smaller is the terminal potential. ठीक है, difference when a large current is drawn from a cell, its terminal potential क्या हो जाएगा, is reduced appreciably. मतलब कहते हैं कि बैटरी से जो वोल्टेज आ रहा है वो घट गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। लार्ज करंट निकालेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बहुत इंक्रीज कर जाएगा, इंटरनल आपका जो लॉस है पोटेंशियल ड्रॉप वो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो ना इसमें देखो ना ये इंक्रीज कर रहा है, तो पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो टोटल पोटेंशियल बाहर की तरफ डिक्रीज कर जाएगी, ये माइनस में है ना, ठीक है। ये हो गया, अच्छे से पढ़ो, ये सब बहुत आसान है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, when cell is getting charged, अब कह रहे हैं कि सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। चार्ज करेंगे तो क्या होगा, एनोड से कैथोड जाएगा। अब बैटरी के अंदर जाना पड़ेगा तुम्हें, हाँ, है ना। और अब क्या होगा, करंट आपका ये अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों का साइज एक ही है, ठीक। क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, है ना। अब पहला वाला डायग्राम जो बनाया था वो सही है, सही, ठीक है। करंट जाएगा तो चार्ज अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उल्टा बनाया। हाँ वो एरो, हाँ अपोजिट बन गया, ये वाला, ठीक है, समझ में आया। हाँ, ऊपर वाला एरो की दिक्कत पड़ता है, ठीक। ये हो गया आपका, यस, ठीक। अंदर से होके फिर सर्किट में वो सर्कुलेट करेगा। ये देखो यार, ऐसे देखो ना, पॉजिटिव के अगेंस्ट इस तरीके से, ठीक है, बैटरी के पोटेंशियल। यस, तो जो आप देख रहे हो वो आपका कैसा दिख रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। इस सेल के अंदर की बात हो रही है, सेल के बाहर तो दिखेगा तुमको पॉजिटिव से, ठीक। चलिए, तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, अब जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तक आपका करंट फ्लो करेगा, जब V ज्यादा है तभी तक करेगा, नहीं तो फिर रिवर्स करंट आ जाएगा और फिर आपका इक्वेशन V = E + IR हो जाएगा। एक सिंपल सी बात समझो, ये आते हैं ना ये फास्ट चार्जर फोन में, तो फोन हमारे चार्ज करते कहते 10 मिनट हो जाएगा, कहते हैं 120 वॉट का चार्जर है ना, तो कहते हैं 60 वॉट का चार्जर है ना, ज्यादा पावर बढ़ा रहे हैं। पावर क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि अब आपका जो डोमिनेटिंग पोटेंशियल हो, जैसे कहते हैं 10,000 mAh का पावर बैंक है, तब आपका 2,000 mAh का फोन चार्ज हो रहा है। कैपेसिटी जो चार्ज कर रहा है उसकी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो चार्ज करंट वो देगा। और अगर ये बताओ, ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है कि तुम्हें अभी भी नहीं दिख रहा है, जो डोमिनेट करेगा उसी के डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब करंट किस सर्किट में, जीरो, चार्जिंग खत्म, 100% हो गई बैटरी। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया आपका। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लेके चलोगे तो आप कैसे दिखेगा, E + IR, ठीक है। अब कैसे किया इसको, फिर से ओम्स लॉ यूज किया। ये ऊपर क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे सर्किट बनी हुई है, ठीक है। सर्किट के हिसाब से पढ़ो, सर्किट दोबारा ऊपर बना रहे हैं, ठीक है, और दिखा रहे हैं तुमको कैसे बनता है क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखो, बैटरी मैं नीचे बनाता हूँ हमेशा, तो मैं ऊपर बनाऊंगा अपना पोटेंशियल, ठीक है, इसीलिए मैं देखा था गलत ना हो। यहाँ पर एक की लगाऊंगा और फिर यहाँ पर मैं बैटरी का प्लस और माइनस और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस तरीके से मेरी सर्किट बन के तैयार, ठीक है। ये प्लस माइनस इसका E, ये मैंने की को क्लोज कर दिया, ये मेरा प्लस माइनस V। अब ध्यान से देखना, ये आपके हमेशा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपको ऐसे केवीएल केसीएल करते टाइम, लूप सॉल्व करते टाइम भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। कैसे, आप देखोगे कभी भी ऐसे सर्किट जानबूझ के क्वेश्चन में दी जाती है, तो उसमें करंट का डायरेक्शन, मतलब एक ही ब्रांच में दो अगर बैटरी लगी हुई है, दो आपका सप्लाई लगा हुआ है, तो सप्लाई से करंट जो जाएगा वो इन दोनों सप्लाई का पोटेंशियल
डिफरेंस होगा। मतलब समझो अगर ये 2 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है तो पता है आप इन दोनों को रिमूव करके एक 1 वोल्ट की बैटरी लगाओगे और उसका टर्मिनल डोमिनेटिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में रखोगे। समझ में तुम्हें आया थोड़ी बहुत बात? तो ये एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर करंट उतना ही फ्लो करेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद बचा हुआ पोटेंशियल होगा। ठीक, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का कितना दिख रहा है तुम्हें इस समय इस एग्जांपल से 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई सर, और डायरेक्शन क्या होगा, इसके पॉजिटिव से निकलेगा क्योंकि वो डोमिनेटिंग पोटेंशियल है। इसी तरीके से किसी बैटरी को चार्ज करना है तो आपका जो वोल्टेज सप्लाई है, जो बैटरी का सप्लाई वोल्टेज है या फिर उसका ईएमएफ है, उससे ज्यादा होना चाहिए। 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से ज्यादा आपको वोल्टेज का सप्लाई चाहिए, नहीं तो चार्ज नहीं कर पाओगे। 12 वोल्ट पे कभी जिंदगी में चार्ज नहीं कर पाओगे, करंट ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो करंट किसके, ये इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो 3 - 2 लिखने के बजाय मैं V - E लिख दूंगा ना, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। टोटल रेजिस्टेंस तो बस यही है ना बैटरी का, और कुछ तो है नहीं। ठीक, तो अब इक्वेशन कैसा दिखेगा, IR इज इक्वल टू V माइनस E को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस। तो आपको कितना एक्स्ट्रा करना है, IR से ज्यादा होना चाहिए टोटल, नहीं तो सप्लाई नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्यों, V इज इक्वल टू E से काम नहीं बनेगा क्योंकि IR कम पड़ जाएगा हमेशा आपको। ठीक, अब आपको IR भी चाहिए और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तब जाके ये सप्लाई होगा और इससे आपका चार्जिंग होगी सर्किट में। ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। समझ में आ गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दो इक्वेशन तो दोनों बता दिए। व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, जब सेल ओपन सर्किटेड होगा तो करंट कितना हो जाएगा सर्किट से, जीरो, क्योंकि सर्किट जब ओपन होती है तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो यार सीख लो ये चीज, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, एंड आल्सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये बात हमेशा के लिए रट जाओ। तो जब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट विल बी इंफिनिटी इन केस ऑफ ओपन सर्किट, इंफिनिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि करंट कभी फ्लो ही नहीं कर सकता, सर्किट ओपन है ना, तो आप कितना भी इंक्रीज करोगे वो फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, तभी हम इंफिनिटी ले लेते हैं ओपन सर्किट में। जब ये इंफिनिटी डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इंफिनिटी, तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। वोल्टेज कितना हो जाएगा आपका, जीरो नहीं होता वोल्टेज, तो कोई उसके ओपन और क्लोज से तो मतलब ही नहीं होता है ना, करंट से तो रिलेशन ही नहीं है उसका। तो V इज इक्वल टू क्या जाएगा, सप्लाई पोटेंशियल ही हो जाएगा आपका लोड पोटेंशियल। समझ में आया, ओके। कुछ भी ऐसा जो अटपटा लग रहा हो तो V is equal to E। तो in open circuit terminal potential difference is equal to the EMF of the cell and maximum potential difference which a cell can provide। तो open circuit में ही आपका maximum potential आपको मिलेगा। एक तरीके से इसको पढ़ो ना पढ़ो मतलब कुछ नहीं है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो जो आपका पोटेंशियल होगा वो तो सेम रहेगा ना। करंट फ्लो होने के बाद ही तो लॉस आता है, जब करंट ही नहीं फ्लो होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस प्ले में नहीं आएगा। जब इंटरनल रेजिस्टेंस प्ले में नहीं आएगा तो मेरा लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा तो मेरे पास जितना अभी पोटेंशियल है वो सारा का सारा मेरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो वही तो हो रहा है। ठीक, व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, क्या कह रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर दिया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड जीरो, सर्किट नहीं समझ में आई ना तुम्हें, किसको आ रही, कौन बनाएगा शॉर्ट सर्किट की सर्किट कौन बनाएगा, आप बताओगे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की कैसे बनेगी आपके यहाँ सर्किट, मतलब पता है शॉर्ट सर्किट कब होती है, नहीं पता, देखो आपने एक सिंगल वायर लिया और दोनों टर्मिनल बैटरी के जोड़ दिए और उड़ गया, है ना, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट करना। ठीक है, तो इस केस में रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय लोड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज हमें पता है हम लोग जब पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा जो भी वायर होता है उसमें कोई रेजिस्टेंस हम अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I is equal to E by स्मॉल r। अब ये सब इतना लंबा करने की क्या जरूरत है, तुम्हें दिख रहा है कि E की रेजिस्टेंस है, तो I is equal to क्या आ जाएगा, E by स्मॉल r, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक, कोई डाउट अभी तक कुछ ऐसा समझ ना आया हो, ठीक है, नोट कर लो।
सेल वाला टॉपिक बहुत इजी है, अब तो आपका इजी पार्ट चल रहा है, इसका जब मेजरमेंट आएगा तब आपको दिक्कत आएगा। ठीक, तो यहाँ नोट है देखिए, इन शॉर्ट सर्किट करंट फ्रॉम द सेल इज मैक्सिमम एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। ऑब्वियसली जब लोड ही नहीं है तो V कहां से आएगा, V तो हमेशा लोड के अक्रॉस होता है ना, तो जब आपका लोड ही नहीं है तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर सारी सेल आपकी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड हैं तो क्या करोगे बताओ। R1 plus R2 कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ दिया मैंने। 1/R1 plus 1/R2। इसमें आपको अभी मैंने ये पता ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ, ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में मैंने सिखाया है, तो मैं बताऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बिकम्स बैटरी, तो मतलब सारे जुड़ जाएंगे। अपोजिट टर्मिनल अगर एडेड है तो इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस को मैं एक तरफ कर सकता हूँ। इस सर्किट को मैं कैसे बनाऊंगा, रीड्रॉ कैसे करूंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं सारे सेल्स को एक साथ करूंगा और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को एक साथ करूंगा। ये nth है, En, ये E3, ये E2 और ये क्या है, E1। इसका मैं क्या करूंगा, सारे रेजिस्टेंस को R1, R2 और कहां तक ले जाऊंगा, Rn, और यहाँ से सर्किट को वापस ले आऊंगा। ठीक है, और ये मेरे क्या है, यहाँ पर ये लोड है मेरा, ये मेरा कैपिटल R है, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn प्लस कैपिटल R, ये सारे सीरीज में ही तो हैं, और नया पोटेंशियल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En। सिंपल ही तो है, करो फिर, लिखो इसको, कंक्लूड करो। क्या है, when cell are connected in series the total EMF of the series combination is equal to sum of the EMF of the individual cells। जो मैंने बताया उसी का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, इसको पढ़ के बता देते। The internal resistance of the cell will also be in series। तो यहाँ पर E net क्या हो जाएगा, will be equal to NR। आइडेंटिकल सेल्स नहीं है बेटा, मैंने नहीं बोला है, तुमने गलत बहुत पढ़ा बता दिया। ठीक है, आराम से पढ़ो और सही से बताओ, सारे सही आंसर बता सकती हो तो गलत क्यों बताना। ठीक है, ठीक, फिर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस ले लूंगा मैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, लोड रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही है, R लोड कितना है, R। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा सर्किट का, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस प्लस स्मॉल r नेट। सिंपल, तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा, E नेट अपॉन स्मॉल r नेट प्लस लोड रेजिस्टेंस, यही है आपका इक्वेशन। ठीक, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ, इसी के आगे आप लिख सकते हो जनरलाइज करने के लिए, यहाँ पे दिया है। हाँ तो ठीक ही है, काम कम हो गया मेरा। ठीक है, ये तो मैंने सारा बता दिया। यहाँ पर जो तुमने किया था बेटा, आइडेंटिकल सेल होगा, फॉर आइडेंटिकल सेल में यहाँ लिख देता हूं, फॉर आइडेंटिकल सेल E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to En। ठीक, then R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to Rn, और इन सब की वैल्यू ने R मान ली स्मॉल और इसको मान ली कैपिटल E। ठीक, तो अगर हम सम करेंगे तो n टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, कैपिटल E, और ये बन जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस तो मैंने लिया ही हुआ था, तो ये आई थिंक फॉर्मूला मुझे समझाने की जरूरत नहीं। गेटिंग। अब अगर स्मॉल nr की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है तो हम करंट में से उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका, यहाँ पर n कट गया है। अगर किसी को समझ में अभी नहीं आ रहा है तो ये तुम कहोगे सर n अपॉन nr बचेगा ना,
तो ये एन कट जाएगा तो बचेगा तो ई अपॉन आर ही ना, इसमें डाउट तो नहीं है। तो करंट फ्रॉम एनी सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। आगे देखिए, अगर एनआर की वैल्यू मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस, तो अब आपका जो करंट फ्लो करेगा सर्किट से उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू एन ई अपॉन लोड रेजिस्टेंस। ओके, हम स्मॉल एन को क्या कर देंगे, जीरो मान के निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एन इनटू करंट फ्रॉम एनी वन सेल व्हेन कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। E अपॉन आर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, E अपॉन आर ऊपर वाले से निकलता है, ये क्या हो गया, अब हम कह रहे हैं एक सेल से जो करंट निकल रहा है उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो टोटल तुम्हें करंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत भाई साहब, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस में काम आएंगे तुम्हारे। कोई दिक्कत तुम्हें बेटा? नेक्स्ट है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल केस में क्या हो जाएगा यार, ये तो ऐसा आंसर है जो तुरंत बता देते हैं आप। कहते सर पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है ना, लेकिन अगर आइडेंटिकल सेल होती तब, लेकिन अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो अपने को इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा ना, फिर तो फाइट होगी, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल जो डोमिनेटिंग होगा वही आगे जाएगा। तो ऐसे केस में कैसे करोगे सॉल्व? एक चीज तो क्लियर है मेरे को, ये कुछ नहीं आता लेकिन रेजिस्टेंस तो समझ में आ रहा है कि ये तो पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट तो पहले तो इंटरनल रेजिस्टेंस का 1/R करके सम करना पड़ेगा, तो R नेट मिलेगा, उसके बाद हमें R लोड के साथ भी वो करना पड़ेगा, लेकिन R लोड तब सीरीज में क्या हो पता हो जाए, तो पहले हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ चलना। तो पढ़ो, when the cells are connected in parallel, the total EMF of the parallel combination remains equal to the EMF of the single equivalent cell, ठीक है, and internal resistance of the cell will also be in parallel. If m identical cell connected in parallel, then total internal resistance of the combination will be R upon m. ये किसी को नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। सारे आइडेंटिकल है ना, और कितने हैं, m है, कितनी बार लिखूंगा मैं, m टाइम्स, और जोड़ूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, m अपॉन r आ जाएगा, तो 1 अपॉन r नेट विल बी इक्वल टू m अपॉन r, या फिर r नेट इज इक्वल टू r अपॉन। कुछ दिक्कत है? आइडेंटिकल सेल है तो क्या करेंगे, E ले लेंगे, ठीक है। कर लोगे कि अब बताएं आगे? क्या? तो 1/, करना, पोटेंशियल सोल्व करना। ये वैसे अलग वाला केस तुम्हारे में आता नहीं कभी, ये आइडेंटिकली चलेगा तुम लोग के केस में, जो सिलेबस में आइडेंटिकल के लिए ही होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल ही करना है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़े। अभी आगे कैसे बढ़ जाओ, करंट का इक्वेशन कौन लिखेगा, हम लिखेंगे, तुम लिखोगे? जब यार टोपी बाज सब हमसे ही करवा लोगे, क्या हो जाएगा फिर, सोचो, इमेजिन करो, मैं ये सर्किट लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। तो इसका पोटेंशियल सबका आइडेंटिकल सेल थी, तो ये E हो गया है ना, और हमने R नेट तो निकाल ही लिया, तो R नेट को ऐसे कर देंगे, R नेट की वैल्यू हो जाएगी सर, यहाँ पर लिख दो R अपॉन M। क्या मैं गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं सर बेटा, ये सही निकाला है, वो M। हाँ, अभी सब्र करो, जल्दीबाजी में नहीं करना। तो ये लोड है सर, ये सीरीज में हो गया, अभी मैंने कहा था सब्र करना, इसको पैरेलल में बनाना था, ये सीरीज में हो जाता है आखिरी में, तो ये सीरीज में हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना करा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V/R, V तो हमें पता है E के बराबर है, और R क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r M, ठीक है। तो ये जाएगा M टाइम्स ऑफ E अपॉन M कैपिटल R प्लस स्मॉल, ये इसका इक्वेशन, ठीक है। लिखो। फिर से वही पुराना वाला कंडीशन, अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा है MR से, M कैपिटल टाइम ऑफ
m कैपिटल R से मतलब लोड रेजिस्टेंस से m टाइम से भी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा me प्लस me अपॉन R। इसका मतलब क्या हुआ, m टाइम्स ऑफ करंट फ्रॉम एनी सेल व्हेन शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट में जितना करंट फ्लो करेगी वो आपकी सेल, एक सिंगल सेल उतना अगर m से मल्टीप्लाई कर दे। तो इसको सॉल्व करना तो सिखा दिया ना, शॉर्ट सर्किट कैसे करते हैं, नहीं आया अभी तो पढ़ाया था, जवाब नहीं दे पाते हो तो बेकार है पढ़ना। ये देखो, ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये क्या लिखा हुआ है, when cell is short circuited current will be equal to E upon internal resistance of the cell। तो अब इसका जवाब दो मुझे। यहाँ पर इस केस में अगर मैं पहले वाले से पूछ दूं, बताओ मुझे शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, तुम कहोगे I इज इक्वल टू, सर यहाँ पर इसका पोटेंशियल E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। अगर ये R1 होता तो कहते R1 होगा। समझ में आया बड़े भाई? और अगर टोटल निकालना है तो मैंने जैसा कि इस केस में दिया है, तो आप क्या करोगे, m से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? वो भी तब जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है? सब कुछ डिटेल में पढ़ो यार। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बहुत कम हो जाए और आपका लोड रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू E अपॉन लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब करंट फ्रॉम एनी वन सेल व्हेन कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर हमने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो जितना करंट फ्लो करेगा एक सेल से उसी के ये बराबर होगा। समझ में आया? ये हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है? अब है आपका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, ये नोट कर लो फिर पढ़ाएं। आज आपका सेल का कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, सेल का पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वही पढ़ेंगे। फिर बल्ब वाला केसेस पढ़ लेंगे थोड़े बहुत, फिर तो चलेगा ये चैप्टर। मीजरिंग डिवाइस पढ़ेंगे लास्ट में, फिर आपका चैप्टर ये खत्म होगा। इसके बाद हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आगे बढ़े, देखो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें सीरीज में भी होती है, ब्रांचेस में, एक ब्रांच में सीरीज में रहेगा और उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगी जो कि पैरेलल रहेगा। तो इसमें सीरीज का भी एप्लीकेशन होगा और पैरेलल का भी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सारे आइडेंटिकल सेल्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अगर n आइडेंटिकल सेल को कनेक्ट कर दिया सीरीज में और देयर आर m सच ब्रांचेस और m नंबर ऑफ ब्रांचेस है पैरेलल में, देन द टोटल नंबर ऑफ सेल इन दिस सर्किट विल बी n। ये कह रहे हैं दो टोटल नंबर ऑफ क्या होगा, सेल कितनी हो जाएगी, n into m के बराबर। कॉमन सेंस था, इसमें कितनी संख्या है, n टाइम्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें कितने हैं, कितनी ब्रांचेस है, m। तो n प्लस n कितनी बार करोगे, m बार करोगे ना, तो nm ही तो आएगा। इसको रटने की जरूरत नहीं, हर चीज रटने ना लगा कर, ठीक है? सीखो। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कनेक्टेड इन अ रो विल बी इक्वल टू व्हाट, n टाइम्स ऑफ r। ये भी बहुत आसान सी बात है यार, ये r प्लस r कितनी बार करोगे, n टाइम्स ही तो r को ऐड करोगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, nr हो जाएगा। और अगर इसी का पोटेंशियल पूछेंगे तो n टाइम्स ऑफ e हो जाएगा। एक ब्रांच में पोटेंशियल कितना होगा, ne होगा ना, n टाइम्स आप ऐड करोगे, e कब तक करते रहोगे, n टाइम्स करोगे, है ना? तो ये नई ब्रांच अगर रिड्यूस कर दे तो एक बैटरी लगा दो, उसका पोटेंशियल ne लिख दो, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दो जिसका पोटेंशियल nr लिख दो। इसके बाद ऐसी कितनी ब्रांचेस बनानी होंगी, कितनी बनानी होंगी, m। ठीक है? ये डॉट डॉट का मतलब बीच में ब्रांचेस चल रही हैं, और यहां से मेरा ये हो गया तुम्हारा ये n e, और ये हो जाएगा n यहाँ लोड रेजिस्टेंस, ठीक है? अब क्या होगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr करते हुए कितनी बार, m टाइम्स। तो nr/m आ जाएगा आपका नेट रिजल्टेंट
आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, यही तो आएगा, गलत पढ़ा रहे हैं। और पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, पोटेंशियल तो एन ही रहेगा। तो करंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, करंट में पोटेंशियल कितना जाएगा न्यूमरेटर में, एन ई अपॉन, देखो चेहरा उतरा हुआ है तो बताना पड़ेगा। ये नहीं आ रहा है तो सिखा देते हैं करके। देखिए इतना तो मानते हैं कि ये सारे आपके रेजिस्टेंस पैरेलल ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस होगी, n टाइम्स ब्रांचेस होंगी। तो अपन अगर 1 अपॉन आर नेट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, 1 अपॉन एन आर प्लस 1 अपॉन एन आर। और कब तक होगा बेटा, ये m टाइम्स होगा। सेम चीज को m बार जोड़ेंगे तो m से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, m अपॉन एन आर, यही तो होगा। अब इसको हम जब उल्टा करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन आर नेट की वैल्यू m अपॉन एन आर आई, तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन आर अपॉन m। कोई दिक्कत नहीं। आगे टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड इन अ रो। गलत कह रहा हूं, सारी पैरेलल ब्रांचेस हैं, सारे आइडेंटिकल आपके सेल हैं। तो पैरेलल ब्रांचेस में आइडेंटिकल सेल होंगे तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। यही सीख के पीछे आ रहे हैं हम लोग अभी जस्ट, है ना। हर ब्रांच का पोटेंशियल कितना है, NE, तो टोटल सर्किट का भी पोटेंशियल कितना होगा, NE, क्योंकि सारे ब्रांचेस में सेम पोटेंशियल है और सारे पैरेलल में हैं। पैरेलल में पोटेंशियल नहीं बदलता है, इस बात को याद कर लीजिए, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ, I = V अपॉन R होता है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अब वो सीख लेते हैं। चलो अब फिर से पीछे जाएंगे, ठीक। एक नई सर्किट बनाएंगे, मैं यहाँ बना लूं, जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना लूं। तो मेरी नई सर्किट कैसे दिखेगी, एक आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर निकाला है हमने, NR अपॉन M। और जो मेरी सेल है वो किसकी वैल्यू कितनी है, n टाइम्स ऑफ E। और उसके बाद एक हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये सीरीज में है, सीरीज में है तो मैं लिख सकता हूं R प्लस NR अपॉन M, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम M आएगा और न्यूमरेटर में MR प्लस NR अपॉन, तो I = क्या आ जाएगा भाई, M इंटू N इंटू E अपॉन, ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई दिक्कत। आगे नोट पढ़ो, करंट I in the circuit is maximum when external resistance in the circuit is equal to the total internal resistance of the cell। जब कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू मतलब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, माफ करना, जब कैपिटल R मतलब लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू के बराबर, तो जो करंट सर्किट में फ्लो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अच्छा अच्छा, रिवाइज करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है तो मैं पूछ लो, भी पूछो क्या दिक्कत है। तुम्हें आया, एक सिंपल सी बात याद करनी है कि जो ये आर नेट है, अगर इसी के बराबर हमारा लोड का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो हमारे सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। बस ये बात याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी ने अगर नीट में या आपके एग्जामिनेशन जेई में कहीं अगर आपसे ऐसे पूछ दिया कि सॉल्व फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए एक ही कंडीशन है कि जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के नेट के बराबर हो जाए, और कोई कंडीशन नहीं। समझ में आ गया ना, ये था सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। समझ में आया, चलिए थैंक यू।